favorite tales. चौपाल पर 4-5 बुजुर्ग बैठे हैं। हुक्के की गुड़गुड़ की आवाज और सन्नाटे के बीच झींगुरों का शोर सुनाई दे रहा है। आज हवा का रुख बदला हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई पुरानी बला वापस लौट रही है। सही कह रहे हो मुखिया जी। जब से उस आखिरी घर वाली बुढ़िया की तबीयत बिगड़ी है, गांव के कुत्ते रात भर रोते रहते हैं। तभी अचानक दूर से भागते हुए नौजवान आते हैं। उनके चेहरे पसीने से लथपथ और आंखों में खौफ है। मुखिया जी, अनर्थ हो गया। वो चली गई। कौन? साफ साफ बोल। गांव के उस आखिरी कोने वाले घर में जो बुढ़िया रहती थी, उसका देहांत हो गया है। हम वहां से गुजर रहे थे, देखा तो शरीर ठंडा पड़ चुका था। चौपाल पर सन्नाटा छा जाता है। लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं। उस बुढ़िया का नाम किसी को नहीं पता था। लोग उसे परछाई वाली माई कहते थे। वो कब से उस घर में थी, किसी को याद नहीं। पर आज उसकी मौत ने गांव वालों के दिलों में एक अनजाना डर पैदा कर दिया था। वो औरत बड़ी भली थी, पर उसका घर, वो जगह ठीक नहीं है। पुराने लोग कहते थे कि उस घर की नींव किसी गलत चीज पर रखी गई है। खैर, अब वो नहीं रही। जो आया है उसे जाना ही है। 4 लोग जाओ और उसकी अर्थी का इंतजाम करो। पर याद रखना, सूरज पूरी तरह डूबने से पहले उसे शमशान पहुंचा दो। आज की रात काल रात्रि है। दृश्य बदलता है। 4 लोग कंधे पर अर्थी लेकर गांव की तंग गलियों से गुजर रहे हैं। राम नाम सत्य है की आवाज गूंज रही है, पर उस आवाज में श्रद्धा कम और डर ज्यादा लग रहा है। लोग अपने खिड़की दरवाजे ऐसे बंद कर रहे हैं जैसे कोई तूफान आने वाला हो। गलियों के कुत्ते दुम दबाकर कोनों में छिप रहे हैं। भाई, ये कैसी आवाज थी? चुपचाप चल, पीछे मुड़कर मत देखना। मुखिया जी ने कहा है, आज की रात जो बाहर रह गया वो कभी घर नहीं लौटेगा। गुस्से से लाल सुरेंद्र के सामने उसका बेटा भविष्य सिर झुकाए खड़ा था। फर्श पर भविष्य का वो टूटा हुआ फोन पड़ा था, जो उसके YouTube के सपनों की हार का प्रतीक था। चुप, एकदम चुप। अब एक लफ्ज भी और मत बोलना। तू कहता है कि तू वीडियो बनाता है। मोहल्ले के लोग जब पूछते हैं कि सुरेंद्र का जवान बेटा क्या कर रहा है, तो मुझे शर्म से अपनी नजरें झुकानी पड़ती है। 2 साल, पूरे 2 साल से तू इस घर की रोटियां तोड़ रहा है। तू इस परिवार के लिए, मेरी इज्जत के लिए और इस गांव के लिए एक मनहूस बोझ बन चुका है। पापा, मैंने मेहनत की है। डिजिटल दुनिया को समझने में वक्त लगता है। मैंने सच में कोशिश की है। मैं कोई मनहूस नहीं हूं। कोशिश वो होती है जिससे घर का चूल्हा जले। तेरे इन बेकार के शौक ने तुझे निकम्मा बना दिया है। मुझे ऐसा बेटा नहीं चाहिए जिसकी पहचान सिर्फ एक मोबाइल स्क्रीन तक सीमित हो। आज ही, इसी काली रात में तू इस घर से निकल जा। मैं गांव वालों के सामने तेरी ऐसी बेइज्जती करूंगा कि तू खुद यहां से भाग जाएगा। निकल जा अभी। कौशल्या रसोई से भागती हुई आई। सुनिए जी, अनर्थ मत कीजिए। बाहर देखिए तो सही, प्रलय जैसा मंजर है। ऐसी मूसलाधार बारिश और कड़कती बिजली में अपना ही बच्चा कहाँ जाएगा? इंसानियत के नाते ही सही उसे सुबह तक रुकने दीजिए। रात बहुत काली है और बाहर का रास्ता डरावना है। कौशल्या, तू इसके बीच में मत पड़। तेरी इसी ममता ने इसके पंख काट दिए हैं। अगर ये आज नहीं निकला तो ये कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। मैंने फैसला कर लिया है, इसे आज और अभी इसी तूफान में जाना होगा। पापा प्लीज, मुझे माफ कर दीजिए। मैं कहीं भी चला जाऊंगा, किसी रिश्तेदार के पास या शहर की ओर। बस इस रात मुझे शरण दे दीजिए। बाहर बहुत ठंड है और मैं बहुत डरा हुआ हूं। नहीं, अगर तू यहाँ रुका तो मैं तेरी जिंदगी और भी नर्क बना दूंगी। निकल अभी। जैसे जैसे सुरेंद्र का गुस्सा बढ़ रहा था,
घर के भीतर का माहौल और भी बोझिल होता जा रहा था। कोने में जल रहा दिया अचानक बुझ गया, जबकि खिड़कियां बंद थीं। छत से टपकता पानी अब तेज हो गया था और उसकी आवाज किसी के रोने जैसी लग रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अनदेखी ताकत घर के चारों ओर मंडरा रही हो, जो सुरेंद्र के अहंकार को देख रही थी। घर की सीलन भरी गंध अब और भी तीव्र हो गई थी। ठीक है पापा, मैंने आपको हमेशा पिता माना, अपना आदर्श माना, पर आज आपने साबित कर दिया कि आपके लिए मेरी मेहनत से ज्यादा आपकी झूठी इज्जत प्यारी है। मैं चला जाऊंगा और इतना दूर चला जाऊंगा कि आपकी परछाई भी मुझे न छू सके। भविष्य ने अपना पुराना फटा हुआ झोला उठाया। उसमें कपड़े नहीं बल्कि उसकी कुछ स्क्रिप्ट्स और वो टूटा हुआ फोन था। उसने अपनी माँ की ओर देखा, जो फर्श पर बैठकर बिलख रही थी। माँ, मुझे माफ कर देना। मैं अपनी इज्जत बनाना चाहता था, पर यहाँ मुझे सिर्फ नफरत मिली। अपना ख्याल रखना। अब जहाँ भी ये रास्ता ले जाए वहीं मेरी मंजिल होगी। बाहर का नजारा भयावह था। मूसलाधार बारिश, अंधेरी गलियां और रह रहकर कड़कती बिजली जो पूरे आकाश को चीर रही थी। बरसात की वो रात अब और भी भयानक हो चुकी थी। आसमान से गिरने वाली हर बूंद भविष्य के शरीर को सुई की तरह चुभ रही थी। देवरिया गांव के पुराने रेलवे फाटक के पास सन्नाटा इतना गहरा था कि भविष्य को अपनी ही धड़कनें किसी नगाड़े की तरह सुनाई दे रही थी। बिजली चमकती तो पटरियों का लोहा चांदी की तरह चमक उठता, लेकिन अगले ही पल गहरा अंधेरा सब कुछ निगल लेता। पिताजी ने मेरे साथ ठीक नहीं किया। क्या मेरी गलती बस इतनी थी कि मैं इस मोबाइल जरिए सोशल मीडिया में अपनी दुनिया बनाना चाहता था? क्या मेहनत सिर्फ फावड़ा चलाने में होती है? एक रात, बस एक रात की तो बात थी। अब इस अंधेरी सड़कों पर कहाँ जाऊं? भविष्य के कदम लड़खड़ा रहे थे। वो रेलवे लाइन के साथ साथ चलने लगा। अचानक दूर धुंध के पार उसे एक हल्की पीली रोशनी दिखी। वहां एक पुराना रेलवे स्टेशन पर टीन के छत थे। छत के टीन गल चुके थे और दीवारों पर काई जमी थी। वहां पर दो लोग अलाव के पास बैठकर आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी भविष्य को देखकर एक आदमी बोला, अरे क्या हुआ? कुछ तो हुआ है तुम्हारे साथ। चेहरे पर साफ दिख रहा है कि तू अंदर से टूटा हुआ है। इतनी रात गए इस वीराने में क्या कर रहा है अकेले? अब क्या बताऊं आपको, सब खत्म हो गया आज। पिताजी को लगता है मैं किसी काम का नहीं। हर दिन ताने सुनना नसीब बन गया था। आज उन्होंने दरवाजे से बाहर निकाल दिया। कहा, अब इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। अब पता नहीं कहाँ जाऊं। वो अजनबी आदमी चुपचाप सुनता रहा, पर उसकी आंखें भविष्य पर टिकी थी, सीधी, ठंडी और अजीब सी, जैसे वो किसी शिकार को देख रहा हो। तभी बुजुर्ग चाचा ने धीरे से बोला, बेटा तेरे साथ बड़ा अन्याय हुआ है। सुरेंद्र ने जो किया वो ठीक नहीं था। ऊपर वाला देख रहा है बेटा, जिस तरह उसने अपने ही खून के साथ किया है उसका हिसाब उसे देना होगा। पर तू ये समझ, आज की ये रात ठीक नहीं है। चाचा जी, माँ को सब पता है। जब पापा ने मुझे निकाला वो बस रोती रह गई। उनकी जुबान जैसे जम गई थी। जब अपना ही घर पराया लगने लगे तो इंसान के पास जाने की जगह नहीं बचती। ये बात सही है बेटा, पर क्या तुझे मालूम है ऐसी काली बरसाती रातों में लोग अकेले नहीं निकलते। इस रास्ते के हर मोड़ पर कुछ परछाइयां घूमती हैं। वो किस्मत का इंतजार करती हैं, और जब कोई अकेला टूटा हुआ इंसान गुजरता है तो वो उसे अपने जाल में फंसा लेती हैं। चाचा जी, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। अब इन बातों से और मत डराइए। मुझे बस थोड़ा सुकून चाहिए। थोड़ा रास्ता मिल जाए तो सुबह तक कहीं पहुंच जाऊंगा। थोड़ा सब्र कर ले बेटा, ये बारिश थम जाएगी। कभी कभी इंसान को ठहर जाना चाहिए। नहीं चाचा जी, अब ठहरने का हक भी छीन गया है। अब बस चलते रहना है, चाहे ये रास्ता मुझे जहां ले जाए। भविष्य ने उस बुजुर्ग की चेतावनी को अनसुना कर दिया और उस भीगी रात में फिर से चल पड़ा। वो बुजुर्ग और वो अजनबी उसे जाते हुए देखते रहे और उनके चेहरों पर एक अजीब सी मुस्कान तैर गई। बारिश अब और तेज हो गई थी। सड़क के किनारे उसे एक पुरानी टेढ़ी मेढ़ी सराय दिखाई दी। उसकी दीवारों पर काई जमी थी और लकड़ी का ढांचा सड़ चुका था। बिजली चमकी और भविष्य को सराय की ऊपरी मंजिल पर एक साया दिखा। इतनी पुरानी सराय,
शायद यहाँ कोई मुसाफिर खाना हो। बाहर रहने से बेहतर है अंदर सिर छुपा लिया जाए। जैसे ही वो सराय के भारी दरवाजे के पास पहुंचा, वहां एक दुबला पतला आदमी लालटेन लिए खड़ा था। उसका चेहरा सफेद और आंखें धसी हुई थी। मुसाफिर, इस तूफान में बाहर रहना मौत को दावत देना है। अंदर आ जाओ, यहाँ जगह भी है और शांति भी। भविष्य को लगा कि उसे सहारा मिल गया। वो उस आदमी के पीछे पीछे अंदर गया। सराय के अंदर की गंध अजीब थी, पुरानी खाल और सड़न की मिली जुली महक। वो एक टूटी हुई कुर्सी पर बैठ गया। उस आदमी ने भविष्य को एक चाय का प्याला दिया। उसका स्वाद कड़वा और धातु जैसा था। भविष्य ने पूछा, क्या आप यहाँ अकेले रहते हैं? आपका कोई साथी नहीं? वो आदमी अजीब तरह से मुस्कुराया। मैं अकेला नहीं, मेरा एक साया है जो अक्सर मुझसे पहले चलता है। वो बहुत भूखा है। वो कहता है आज कोई नया मेहमान आएगा, और जब वो मेहमान आता है तो मेरा साया बहुत खुश होता है। वो आदमी रसोई जैसे दिखने वाले एक अंधेरे कमरे में गया। भविष्य को हड्डियों के टूटने जैसी आवाजें सुनाई दी। जब वो धीरे से उस ओर बढ़ा तो उसने देखा वो आदमी फर्श पर बैठा किसी चीज से बातें कर रहा था जो वहां थी ही नहीं। जाओ मेरे साथ, मेहमान आ गया। वो थका हुआ है और उसका खून गर्म है। आज तुम्हारी दावत होगी। भविष्य का दिल बैठ गया। उसने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की। आंगन में कुछ लोगों के अवशेष पड़े थे जो इंसानी तो कतई नहीं लग रहे थे। अचानक सराय की छत से एक भयानक काला साया नीचे उतरा। वो साया धूने जैसा था, पर उसके नाखून और दांत असली थे। वो आदमी अब भविष्य की ओर मुड़ा। उसका चेहरा अब पूरी तरह बदल चुका था। उसकी खाल लटक रही थी और आंखों से खून बह रहा था। देख लिया मेरे साथी को, अब भागने का कोई रास्ता नहीं है। हमें बहुत भूख लगी है। वो काला साया भविष्य की ओर झपटने ही वाला था कि तभी उसकी आंखों में बिजली सी कौंधी। उसे अचानक एक पुरानी किताब में पढ़ी वो बात याद आई। यदि कोई प्रेत अपनी कोई वस्तु तुम्हें सौंप दे तो उसे बिना विलंब किए अग्नि के हवाले कर देना चाहिए। भविष्य ने पलक झपकते ही हाथ में थमा वो रहस्यमयी गिलास पास के जलते हुए चूल्हे में फेंक दिया। गिलास के आग के संपर्क में आते ही वो सराय से बाहर की ओर भागा। अभी वो कुछ ही कदम दूर गया था कि पीछे से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली चीख सुनाई दी। उस प्रेत की वो भयानक चीख पूरे सराय को चीरती हुई रात के सन्नाटे में दूर घने जंगल तक गूंज उठी। जैसे जैसे आग की लपटें उस वस्तु को राख कर रही थी, वैसे वैसे वो साया भी हवा में विलीन होता जा रहा था। नारायण एक पुरानी लाइब्रेरी में काम करता था। उसका काम था दुर्लभ और प्राचीन किताबों को शोधकर्ताओं तक पहुंचाना, लेकिन उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसे रामगढ़ जैसे इतने पिछड़े और वीरान इलाके में आना पड़ेगा। क्या आफत है। मैनेजर साहब ने कहा था कि स्टेशन के बाहर कदम रखते ही तांगा या रिक्शा मिल जाएगा। यहाँ तो दूर दूर तक कोई परिंदा भी नहीं दिख रहा। चलो आगे देखते हैं, शायद कोई मिल जाए। नारायण ने स्टेशन के सुनसान रास्ते को पीछे छोड़ा और उबड़ खाबड़ सड़क पर चलना शुरू किया। उसे उम्मीद थी कि कोई राहगीर रास्ता बता देगा। चलते चलते वो एक पुरानी चाय की टपरी पर पहुंचा। ओ काका, जरा मदद करेंगे? मुझे इस ठिकाने पर पहुंचना है। मैं बहुत दूर से आया हूं और इन रास्तों से बिल्कुल अनजान हूं। कहाँ जाना चाहते हैं आप? नाम बताएंगे तो ही कुछ कह सकूंगा। जी, मुझे रामगढ़ की पुरानी बस्ती की तरफ जाना है। एक बार ये पता देख लीजिए। ओह, बस्ती जाना है, लेकिन बाबूजी अब तो बहुत देर हो गई है। सूरज ढलने के बाद यहाँ कोई सवारी नहीं रुकती। अब तो कोई तांगा भी नहीं मिलेगा। अगर आप पैदल चलने की सोच रहे हैं तो कम से कम 5 से 6 घंटे का रास्ता है। क्या 6 घंटे? इतना लंबा रास्ता? ये तो बड़ी मुसीबत हो गई। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बाबूजी आप परेशान ना हो, मेरा घर यहीं पास में ही है। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो आज रात आप मेरे यहाँ ही विश्राम कर लीजिए। सुबह होते ही ताजा दम होकर निकल जाइएगा। नहीं काका, दरअसल ये किताबें मुझे आज ही पहुंचानी है, वरना काम बिगड़ जाएगा। फिर भी आपका दिल से शुक्रिया
कि आपने मुझ अजनबी की इतनी चिंता की। आजकल के जमाने में ऐसी नेकदिली कम ही दिखती है। कोई बात नहीं बाबूजी, पर जरा चौकन्ने रहिएगा। रात के समय ये सुनसान रास्ते और घने पेड़, यहाँ का माहौल कुछ ठीक नहीं रहता। ठीक है काका, ध्यान रखूंगा। चलिए अब मैं निकलता हूं। नारायण अपनी किताबों का झोला कसकर पकड़े उस कच्ची सड़क पर चला जा रहा था। उसे रह रहकर उस चाय वाले की बात याद आ रही थी कि ये रास्ता सुरक्षित नहीं है। अचानक उसे अंधेरे में दूर एक टिमटिमाती हुई रोशनी दिखाई दी। जैसे जैसे वो पास आई, उसे एक बुजुर्ग आदमी नजर आया जिसके हाथ में एक पुरानी लालटेन थी। लालटेन की सुर्ख रोशनी में उस बुजुर्ग का चेहरा झुर्रियों से भरा और बहुत ही शांत लग रहा था। नारायण को लगा जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो। ओ बाबा, शुक्र है आप मिल गए। मैं इस रास्ते पर भटक गया हूं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि रामगढ़ की बस्ती यहां से और कितनी दूर है? बुजुर्ग ने लालटेन ऊपर उठाई और नारायण के चेहरे को गौर से देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। बस्ती? बेटा, तुम बहुत गलत समय पर इस रास्ते पर निकल आए हो। यहाँ से बस्ती अभी कोस भर दूर है, लेकिन इस अंधेरे में वहां पहुंचना नामुमकिन सा है। नारायण कुछ कहता, इससे पहले ही सड़क के दूसरी तरफ से एक भारी कदमों की आहट सुनाई दी। एक लंबा चौड़ा आदमी साए की तरह अंधेरे से निकलकर सामने आ खड़ा हुआ। उसे देखते ही बुजुर्ग ने अपनी लालटेन नीचे कर ली। ए मुसाफिर, रुक जा वहीं, जरा देखूं तो सही, इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है? नीचे रख अपना झोला। आप कौन हैं और मुझे इस तरह क्यों रोक रहे हैं? मैं तो बस इन बाबा के साथ रास्ता पूछ रहा था। मैं यहाँ का चौकीदार हूँ और मेरा हुक्म है कि तू अभी के अभी पीछे मुड़ और जहाँ से आया है वहीं भाग जा। ये रास्ता आज रात तेरे लिए बंद है। नारायण उलझन में पड़ गया। उसने मदद के लिए बुजुर्ग की तरफ देखा, लेकिन बुजुर्ग चुपचाप खड़े थे। सर, लेकिन मुझे ये किताबें पहुंचानी है। बाबा कह रहे थे कि बस्ती पास ही है। मैंने कहा ना, चुपचाप यहाँ से निकल जा और तू अपनी ये लालटेन लेकर यहाँ से दफा हो जा, वरना ठीक नहीं होगा। नारायण ने देखा कि वो अजनबी बहुत गुस्से में था। बुजुर्ग ने एक धीमी सी आह भरी और बिना कुछ बोले अपनी लालटेन घुमाई और अंधेरे रास्ते की ओर बढ़ने लगे। जाते जाते उन्होंने नारायण की तरफ मुड़कर देखा और उनकी आंखों में एक चेतावनी थी, जैसे वो कह रहे हों, इस आदमी की बात मान लो। नारायण के पास अब कोई चारा नहीं था। वो अजनबी शख्स वहीं खड़ा उसे घूर रहा था। मजबूर होकर नारायण पीछे की तरफ पैदल चलने लगा। कदम दर कदम वो उस अंधेरे में डूबता जा रहा था। दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बस ताड़ और नारियल के ऊंचे पेड़ों की लंबी कतारें थीं और एक ऐसा सन्नाटा जिसे हवा की सरसराहट भी नहीं तोड़ पा रही थी। नारायण के पैर अब जवाब दे रहे थे। उस अजनबी पुलिस वाले ने उसे पीछे तो भेज दिया था, लेकिन वो रास्ता कहाँ जा रहा था उसे खुद नहीं पता था। चारों तरफ ताड़ के ऊंचे पेड़ किसी कंकाल की तरह खड़े थे। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो हड्डियों तक पहुंच रही थी। कैसी मुसीबत में फंस गया हूं मैं। मैनेजर साहब ने तो कहा था कि बस कुछ ही घंटों का काम है। अगर आज रात में उस ठिकाने पर नहीं पहुंचा तो ये दुर्लभ दस्तावेज खराब हो सकते हैं। क्यों आया मैं इस वीरान इलाके में? इन्हीं ख्यालों में डूबा नारायण सर झुकाए तेज कदमों से चल रहा था कि अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई चल रहा है। जैसे ही वो रुकता, पीछे वाली आहट भी रुक जाती। नारायण का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाकर पीछे मुड़कर देखा। पगडंडी पर कोई इंसान नहीं था, लेकिन पेड़ों के झुरमुट के बीच से एक अजीब सी आकृति धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। वो आदमी जैसा ही था, पर उसका कद सामान्य से कहीं ज्यादा लंबा था, लगभग 7-8 फीट। उसका शरीर एकदम काला था और उसकी आंखें रात के अंधेरे में बिल्ली की तरह चमक रही थीं। वो चल नहीं रहा था, बल्कि जमीन से थोड़ा ऊपर तैरता हुआ आ रहा था। नारायण के मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। वो मौत के डर से सुन्न पड़ गया। नारायण, वो झूला वही छोड़ दे, वो हमारा है। नारायण की रूह कांप गई। उसे समझ आ गया कि ये कोई लुटेरा नहीं, बल्कि कुछ और ही है।
वो अपनी जान बचाने के लिए बदहवास होकर भागने लगा। वो कांटों भरी झाड़ियों, पत्थरों और कीचड़ की परवाह किए बिना बस भागे जा रहा था। पीछे से उसे उस साए के अट्टहास की आवाज सुनाई दे रही थी जो पेड़ों के बीच गूंज रही थी। भागते भागते वो एक ऐसी जगह पहुंचा जहां एक पुरानी जर्जर कुटिया नजर आई। वो किसी वीराने में अकेला ठिकाना लग रहा था। कुटिया की दीवारों से मिट्टी झड़ रही थी, लेकिन उसके अंदर एक मध्यम सी रोशनी टिमटिमा रही थी। किसी इंसान की मौजूदगी का एहसास पाकर नारायण ने पूरी ताकत से दरवाजा खटखटाया। बचाओ, कोई है? कृपया दरवाजा खोलिए, बाहर कोई मेरा पीछा कर रहा है। कुटिया का दरवाजा धीरे से खुला। सामने वही लालटेन वाला बुजुर्ग खड़ा था जिसे उसने रास्ते में देखा था। अंदर आओ बेटा, जल्दी अंदर आओ, बाहर बहुत खतरा है। नारायण ने अंदर घुसते ही दरवाजा बंद कर दिया और घर के अंदर बैठ गया। चाचा, बाहर कोई चीज है, वो इंसान नहीं है। वो मेरा पीछा कर रही है और मेरा नाम जानती है। शांत हो जाओ बेटा, तुम पहली बार यहाँ आए हो इसलिए डर गए। इस जंगल के अपने नियम हैं, तुम यहाँ सुरक्षित हो। नारायण ने थोड़ी राहत महसूस की। चाचा, मैं पास के ही गांव जा रहा था। मेरे पास बहुत जरूरी दस्तावेज हैं, पर अब मुझे लग रहा है कि मैं कभी वहां पहुंच ही नहीं पाऊंगा। तभी अचानक कुटिया के किवाड़ पर जोर जोर से धक्के पड़ने लगे। धक्का इतना जोरदार था कि मिट्टी की दीवारें हिलने लगी। वही है चाचा, वो आ गया। दरवाजा मत खोलिएगा। अरे डरो मत बेटा, वो तो मेरा बेटा है। वो बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वो कह रहा है कि तुमने उसे रास्ते में बहुत दौड़ लगवाई। नारायण का खून जम गया। क्या? आपका बेटा? पर बाहर तो कोई साया था। हाँ वही, देखो वो खिड़की से तुम्हें देख रहा है। नारायण ने मुड़कर देखा और उसकी चीख निकल गई। कुटिया के भीतर का माहौल अचानक बर्फीला हो गया। लालटेन की रोशनी अब पीली नहीं बल्कि रूहानी नीली पड़ने लगी थी। नारायण ने देखा कि बुजुर्ग की कोई परछाई जमीन पर नहीं बन रही है। चाचा, आपकी परछाई? आप कौन हैं? परछाई उनकी होती है बेटा जिनके शरीर में प्राण होते हैं। हम तो बस अतृप्त इच्छाओं के साए हैं। नहीं, मुझे जाने दो। ये लो मेरा बैग, इसमें सिर्फ किताबें हैं। हमें ये किताबें नहीं, इन किताबों के पन्नों में कैद वो प्राचीन मंत्र चाहिए जिन्हें पढ़कर हम फिर से जीवित हो सके, और तेरा ये जवान शरीर हमारे काम आएगा। अचानक कुटिया का दरवाजा एक तेज सफेद धमाके के साथ खुलता है। कमरे में धूल और तेज रोशनी भर जाती है। रोशनी के बीच से वही पुलिस अधिकारी श्यामलाल प्रकट होता है। उसका शरीर पारदर्शी है और उसकी आंखों से नीली ज्वाला निकल रही है। रुको, अपनी गंदी सीमा पार मत करो। सर, आप? नारायण, मैंने तुम्हें बार बार संकेत दिया था कि यहाँ से निकल जाओ, पर तुम्हारी ये किताबें, ये ही इन दुष्टों को यहाँ खींच लाई हैं। श्यामलाल, तू 10 साल पहले भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाया था। हमने तुझे मार दिया था, याद है? तुमने सिर्फ मेरे शरीर को मारा था। मेरी वर्दी और मेरा फर्ज आज भी अमर है। अधिकारी अपने हाथ से एक चमकदार रोशनी की जंजीर निकालता है और उन दोनों सायों को जकड़ लेता है। कमरे में चीजें हवा में उड़ने लगती हैं। कुटिया के अंदर एक भयानक युद्ध छिड़ गया। एक तरफ 2 दुष्ट आत्माएं थीं और दूसरी तरफ एक कर्तव्यनिष्ठ रक्षक की रूह। नारायण ने देखा कि दरवाजा खुला है। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर झोला उठाता है और बाहर की ओर भागता है। पीछे मुड़कर मत देखना नारायण, सीधे स्टेशन की पटरी की तरफ भागो। जब तक सूरज ना निकले रुकना मत। नारायण कुटिया से बाहर निकलता है। पीछे से उसे कुटिया के ढहने की और डरावनी चीखों की आवाजें सुनाई देती हैं। वो झाड़ियों, पत्थरों और अंधेरे को चीरता हुआ भागता है। उसके पीछे वो काला साया फिर से आने की कोशिश करता है, लेकिन अधिकारी की रोशनी उसे बार बार रोक लेती है। जब नारायण की आंख खुली तो चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। रात का खौफनाक मंजर अब गायब था। अरे बेटा, तुम यहाँ रात भर कहाँ थे? तुम्हारी हालत तो बहुत खराब लग रही है। चाचा, वो कुटिया, वो पुलिस वाला,
सच था। तो तुमने उन्हें देख लिया? बेटा, वो इंस्पेक्टर श्यामलाल थे। 10 साल पहले इसी गांव के 2 दरिंदों ने उन्हें मार दिया था। वे लुटेरे तो आग में जल मरे, पर इंस्पेक्टर साहब की आत्मा आज भी इस रास्ते पर पहरा देती है, ताकि कोई दूसरा बेगुनाह उन राक्षसों का शिकार न बने। नारायण ट्रेन में बैठ गया। थोड़ी देर बाद ट्रेन चलने लगी। नारायण ने देखा कि दूर पगडंडी पर वही पुलिस अधिकारी खड़ा है। उसने अपनी टोपी उतारकर नारायण को विदा किया और धीरे धीरे धुंध में ओझल हो गया। फर्ज कभी मरता नहीं। शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब।